મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ચાલો આપણે આગળ અભ્યાસ જોતા હતા મહાકવિ કાલિદાસનું જીવન પરિચય. એમાં આગળ બીજો ભાગ આપણે આજે સમજીએ. તો आगे हमने समझा कि विद्योत्तमा जो एक मूर्ख युवक के साथ शास्त्रार्थ कर रही है, उसमें आगे समझा कि भाई बताया जवाब में कालिदास ने कि ईश्वर और जीव दो है. दो अंगुली का मतलब तब हमने समझा. वहां से आगे राजकुमारी विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में आगे 5 उंगलियां दिखाई. 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया. 5 उंगलियां मतलब कि 5 तत्व है, ऐसा संकेत, ऐसा इशारा विद्योत्तमा ने मूर्ख युवक से करना चाहा. तो मूर्ख युवक जो है शास्त्रार्थ में जो बैठा हुआ है उसने समझा कि मेरे मुख पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है. तमाचा लात मारने का संकेत कर रही है. तो मूर्ख युवक ने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब, मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से, मुक्के से देने का संकेत किया. तो ऐसे पंडित जो है, विद्वानों जो है, उन्होंने इस बार विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए बताया कि अपने 5 उंगलियों का 5 तत्वों का संकेत किया था. तो हमारे गुरु जो है, कौन? मूर्ख युवक. हमारे गुरु जी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से, ये 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं. अलग अलग बताया तो जवाब मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है, सृजन होता है. ऐसा जवाब, ऐसा उत्तर, ऐसे हमारे गुरु जी का कहना है. इस प्रकार विद्वानों ने, पंडितों ने जवाब शास्त्रार्थ जो है विद्योत्तमा से करना चाहा. तो इस तरह जो शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा थी उसने मूर्ख युवक से अपनी हार मानी, क्योंकि उसके जवाब जो है, जो पूछे गए अंगुली का निर्देश, वह जवाब सही अर्थ में पंडित जो है, विद्वानों जो है, उसके द्वारा सही निकला. और फिर दोनों का विवाह जो है धूमधाम से पंडितों ने करवाया. एक दिन के बाद विवाह हो गया मूर्ख युवक के साथ. ज्ञानी, विद्वान, पंडित, ऐसी जो स्वरूपवान ज्ञान से भरी हुई बात जिसके अंदर समाई थी, ऐसी विद्योत्तमा का विवाह तो हो गया. लेकिन एक दिन का प्रसंग है. एक ऊंट की बोली सुनी और सुनकर मूर्ख युवक जो है अपना मौन व्रत जो है, जो चुप की भी साधी हुई है, तो मौन व्रत तोड़ता है और बोल उठा, उठ र. ऊंट जो बोला जाता है उसे बोला उठ र. उसकी वह आवाज सुनकर विद्योत्तमा चौंक गई और उसे पता लगा कि विद्वान पंडित नहीं है, यह मेरा जो हुआ यह पति जो है विद्वान नहीं है, पंडित नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा मूर्ख है. ऐसा समझ जाती है विद्योत्तमा. पंडितों की छल कपट भरी बात जो है उसका अर्थ उसकी समझ में आ गया. पंडितों ने मेरे साथ छल कपट किया है और मूर्ख के साथ मेरी शादी करवा दी गई है. विद्योत्तमा को मानसिक दुख हुआ, क्योंकि वह राजा की बेटी थी. अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी. कालिदास के प्रवेश पर निषेध लगा दिया कि कालिदास अपने महल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. और कालिदास के हरमेश के लिए द्वार जो है, दरवाजे जो है, वो बंद कर दिए गए. फिर कठोर उपासना. अब कालिदास मतलब कि वह मूर्ख युवक जो है, वह कालिदास जो है, उन्होंने कठोर उपासना से माँ काली माता जो है उसकी उपासना से वरदान प्राप्त हुआ. और बस उसी समय से काली के दास होने के कारण, काली माता के दास भक्त होने के कारण कालिदास नाम उसे प्राप्त हुआ. तब से वो कालिदास जो है, वह यानी मूर्ख युवक जो था, वो कालिदास कहलाते हैं. कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर, सारा ज्ञान प्राप्त कर प्रवीण माहिर हो गए, होशियार हो गए. राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया. और फिर विद्योत्तमा के पास ज्ञानी होकर, विद्वान पंडित के रूप में सब कुछ प्राप्त कर फिर ऐसे दरवाजे पर आते हैं. कहाँ?
विद्योत्तमा के महल जो है उसके दरवाजे पर आए। द्वार तो उसके लिए बंद थे, तभी द्वार बंद थे, लेकिन फिर कवि ने, उनकी विद्वान ने या कालिदास ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप, साबिती स्वरूप, साक्षी स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। विद्योत्तमा से संस्कृत भाषा में कुछ बोले, प्रार्थना विनती करना चाहा कि अनावृत कपाट द्वार देहि, अनावृत कपाट द्वार देहि। संस्कृत में विद्योत्तमा के सामने कालिदास ने कहा, मतलब बंद दरवाजे जो थे उसके लिए वह बंद दरवाजे खोले। ऐसे अपनी भाषा में वाणी का प्रहार करते हुए, वाणी का सदुपयोग करते हुए विद्वान होकर अनावृत कपाट द्वार देहि, बंद दरवाजे खोले, ऐसा जब उच्चार करना चाहा तो अंदर से पत्नी विद्योत्तमा जो है उसने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग विशेष, अस्ति कश्चित् वाग विशेष, वाणी में कुछ विशेष है। जो उठो शब्द बोला, मतलब उस समय वो मूर्ख समझा जा रहा था, लेकिन इस समय वाणी जो है, जो बोले शब्द, उसमें कुछ विशेषता जो है वो विद्योत्तमा को लगी। और फिर महाकवि कालिदास ने तब से क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश की रचना, जो यह 7 उसकी प्रमुख रचनाओं है, उसमें कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना की और विद्योत्तमा को सुनाई वो रचना। संस्कृत भाषा में रचना करके सुनाया तो वह मूर्ख नहीं है, वो ज्ञानी है। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोले और महाकवि कालिदास जो है उनका अपने महल के अंदर स्वागत किया। और फिर स्वागत करने के पश्चात कालिदास जो है उसका हर क्षेत्र में, हर स्थान जो है वहां पर गहरा अनुभव हुआ। प्रकृति का जैसा वर्णन, प्रकृति जो है, जो सोने कलाएं पर खिलती है, कुदरतीता जो है उनका साहित्य में मिलता है, वैसा और कहीं नहीं मिलता। ऐसा उसने ऋतुसंहार नाम की जो उसकी रचना है उसमें दिखाया है। प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन जो है वो भी अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं जो है, उपमाओं का जो आप समझ रहे हैं, कालिदास की उपमाएं सरखामणी जने कहवाय, उपमाएं विश्व विख्यात है, उनको कोई तुलना नहीं कर सकता, उसका कोई जोड़ नहीं है, उनके जोड़ की कोई रचना है, कोई कृति है, उपमा है, नहीं आज तक मिल पाई है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं कोई कर सकते। इतना चरित्र उसका जो है साफ सुथरा है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व जो है वो अपनेपन लिए, अपनेपन से भरा हुआ रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य और नाटक के द्वारा बार बार यही कहना चाहते हैं कि राजा जो है वो प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और उसका पिता भी है। एक राजा प्रजा का शासक नहीं है, लेकिन प्रजा की रक्षा करने वाला, प्रजा के लिए वो पिता के रूप में है। ऐसा बार बार अपने रचनाओं, नाटकों और महाकाव्य जो लिखे हैं उन्होंने ऐसे इसमें लिखा है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता जो है आज से 300 मतलब कि 3री सदी की बात है, 4थी सदी की बात, तब नारी सम्मान जो है, नारी का आदर जो है, नारी का स्थान जो है, उनका पता भी हमें कालिदास की रचनाओं जो है उनमें प्राप्त होता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है और उसे नृत्य, संगीत, चित्र आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। उस समय कालिदास के समय में विक्रमादित्य राजा जो हो गए, उस समय 4वीं शताब्दी में नारी को सम्मान दिया जाता था और बाद में उनकी रचनाओं में आज भी हम पढ़े तो हमें ज्ञात हो सकता है। अब हमें मुख्य बात जो है कालिदास के प्रमुख 7 ग्रंथ जो है उनसे हमें समझना है। ऋतुसंहार जो है उसका पहला ग्रंथ है, उत्तम काव्य ग्रंथ है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का वर्णन किया है। ऋतुओं का जो ऐसे ऋतु हमारे भारतवर्ष में है, उन ऋतुओं का और प्रकृति का जितना सुंदर इस चित्रण काव्य में है, उतना कालिदास के अन्य ग्रंथ जो है उसमें ऋतुओं की सुंदरता जो है, ऋतुओं की वास्तविकता जो है और कहीं मिलती नहीं है। उसे पढ़े तो भी हमें क्या होता है कि हम प्रकृति की ऐसी गोद में बैठे हुए हैं, प्रकृति में हमें खो जाए, इतनी
रचना ऋतु संहार का पहला काव्य ग्रंथ जो है उसमें 7 ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ऋतु संहार नाम का उसकी रचना है। फिर मालविका का अग्निमित्र, तो कालिदास का दूसरा ग्रंथ और नाटक पहला है, उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र, विदिशा प्रदेश जो है उनके राजा अग्निमित्र और विदर्भ देश जो है उसकी राजकुमारी मालविका जो है, मालविका अग्निमित्र, अग्निमित्र राजा है और मालविका राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन जो है मालविका अग्निमित्र नाम का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक जो है उसमें बताई गई। तीसरा ग्रंथ जो है विक्रमो उर्वश्यम, विक्रमोर्वश्यम मतलब कि कालिदास का दूसरा नाटक, इसमें 5 भाग है, 5 अंग है और इसमें महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण जो है वह विक्रमोर्वश्यम नाटक में ऐसे रचित किया गया है। फिर कुमार संभव, चौथी उसकी रचना है, कुमार संभव का काव्य है और इस कुमार संभव में शिव पार्वती के विवाह, भगवान शंकर जी और पार्वती का जो विवाह हुआ है उस विवाह का वर्णन से लेकर कार्तिकेय, उसके पुत्र कार्तिकेय का जन्म और उस कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध जो किया, उसकी कथा का वर्णन जो है कुमार संभव नाम की वह काव्य ग्रंथ जो है उसमें बताया है। फिर 5वीं रचना है मेघदूत, कालिदास का 5वां ग्रंथ है मेघदूत। यह भी एक खंड काव्य है और इसमें कालिदास ने बादल, आकाश में मंडराते जो बादल है उसको दूत बनाकर कुबेर राजा की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग का वर्णन जो है मेघ ले बादल, दूत ले उसे संदेश भेजने के लिए जाता है, बादल संदेश भेजने के लिए जाता है, कहां से, ऐसे राजा कुबेर की नगरी से अलकापुरी तक का वर्णन मेघदूत नाम की यह रचना जो है उसमें है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी वीरणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताया है। यक्ष और उसकी प्रिया जो है उनका वर्णन भी मेघदूत नाम की रचना जो है उसमें हम समझ पाते हैं और अपना संदेश उनके द्वारा दिया है। यक्ष ने अपनी वीरणी प्रिया को पहचानने के बाद मेघ के द्वारा, दूत के द्वारा। इस काव्य में वर्षा ऋतु बादल आते हैं तो वर्षा ऋतु का, वर्षा का काल जो है, समय जो है वह, और विरह जो है वर्षा ऋतु में विरह, इसका यक्ष का अपनी वीरणी प्रिया, विरह में जुड़ते हुए प्रिया जो है उनका वर्णन भी यहाँ पर इस मेघदूत नाम की रचना जो है उसमें बताया है। और भारत का भूगोल जो है उसकी भी अच्छी जानकारी मेघदूत में, क्योंकि पूरे आकाश के बादल को दूत बनाकर की रचना जो लिखी है उसमें ऐसे भौगोलिक परिस्थिति जो है उसका भी वर्णन इस 5वें ग्रंथ में बताया है। 6ठी रचना है रघुवंश। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले कह दिया है कि वहां तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश सूर्यवंश, वह कहा मोटी बुद्धि वाला राम, रघुवंश राजा राम जो है, दशरथ जो है उनकी बात रघुवंश में बताई है। तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के राजा दिलीप से लेकर लव कुश और उनके उत्तराधिकारी का कथा जो है वह रघुवंश में बताई है। सबसे पहले राजा कौन है? सूर्यवंशी दिलीप राजा। दिलीप राजा से लेकर लव और कुश, भगवान राम के पुत्र लव कुश जो है वहां तक की पूरी गाथा जो है, यह उत्तराधिकारी जो है, वंश परंपरागत जो बात है रघुवंश में राजा राम की बात, जो दशरथ राजा की बात, दिलीप राजा से लेकर की बात जो है उनका रघुवंश की इस रचना जो है महाकाव्य जो है उसमें सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास ने संस्कृत भाषा में किया है। और अंतिम है 7वां और सर्व उत्कृष्ट ग्रंथ है 7वां महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है, उसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत राजा और शकुंतला की कथा कही, जो आपने 8वीं कक्षा में पढ़े
शकुंतला की बात, वह राजा शकुंतला और राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गई है। महाकवि कालिदास ने आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। 3री-4री सदी के हो गए, कितने सालों के पश्चात भी आज महाकवि कालिदास हमारी संस्कृत भाषा जो है उसमें अमरत्व प्राप्त किए हुए है। उसकी रचनाओं जो है उस समय की, उसमें तत्कालीन साहित्य, तत्कालीन उस समय का साहित्य जो है, शासन व्यवस्था जो है राजाओं की, वह और राजनीति, राजकीय बात, समाज, जनविश्वास, भूगोलिक परिस्थिति और उसके साथ ललित कला, नृत्य, संगीत, स्थापत्य आदि की झलक जो है, आदि की झांकी जो है, वह भी इन रचनाओं में ऐसे महाकवि कालिदास की मिलती है। तो इस प्रकार महाकवि कालिदास की जीवनी कसम है, जीवन है, जो हमें बहुत कुछ ऐसे जीवन पर्यंत इतने हजारों साल के पश्चात भी आज भी इनकी यह जीवन ग्रंथ जो है आज भी हम अभ्यास करते हैं, ये सारी बात हम अपने ज्ञान में ले सकते हैं। तो यह महाकवि कालिदास की जीवनी को हमने समझा। जो 7 ग्रंथों को आपको याद भी रखना है, आगे की पढ़ाई में भी संस्कृत में आपको इसको आगे बढ़ना रहता है। थैंक यू।